नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु। हम लोग अभी तक इंटरमीडिएट का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का जो हमारा प्रथम यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है, प्रथम इकाई जो है, जिसका नाम है जनन, ठीक है। इस जनन का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। अच्छा, पहला चैप्टर क्या था? जीवों में जनन, जो कि आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, बाहर जरूर किया गया है, लेकिन उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीजें वहां वो बेस है, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे आपके इस चैनल ने 7 लाख की संख्या को टच कर लिया। मतलब आज हम लोग 7 लाख प्लस के परिवार में हैं, ठीक है। और एक आपका भरोसा जो है इस चैनल पर बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे पूरे शुभम क्लासेस परिवार की तरफ से। हम आप लोगों से दोस्तों कहना चाह रहे हैं, जैसे आज हम यह चैप्टर खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब हमारा काम तो खत्म हो गया, अब आपका काम चालू है कि आप पूरे वीडियो को एक बार जितना आपने देखा है, फिर इस मतलब जो आपका पहला लेक्चर इस चैप्टर का, वहां से लेकर के आज तक के लेक्चर को फिर से देखिएगा। फिर से देखने के बाद आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिएगा। अगर वहां आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपकी समस्या को हम लोग निदान करेंगे। दूसरी चीज यह है कि हम लोगों का एक लक्ष्य है कि 15 नवंबर से लेकर के, या मान के चलते हैं नवंबर लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग कहां तक ले जाएंगे? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ले जाते जाते आपका सिलेबस क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। फिर आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ लगातार रिवीजन करें, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। देखिए, पास होना एक अलग चीज है, अच्छे अंकों के साथ और जानकारी के साथ पास होना अलग चीज है, ठीक है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना, जैसे आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का एक एम होगा, कुछ ना कुछ सर्टेन एम होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। जैसे किसी को सिविल की तैयारी करनी है, जिसमें अपना सब्जेक्ट बायो रखना है, या किसी अन्य को जो है एसएससी वनडे एग्जाम में देना है, ठीक है। या किसी बच्चे को नीट वगैरह देना है, तो नीट का एग्जाम देने के लिए भी तो आपको बायोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए भैया। नीट में 50% मार्क्स सिर्फ आपका बायो का अकेले रहता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा, रोचकर और आपके दैनिक जीवन को जोड़ने वाला सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हम लोग अपना जो पिछला जो लेक्चर रहा है उसको भी समराइज करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि यूनिट क्या थी? जनन। जनन का मतलब हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन, जो अंग्रेजी में कहते हैं, इसका मतलब री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। मतलब कोई जीवधारी छोटे छोटे संतति को उत्पन्न करे अपने ही समान, ठीक है, अपने ही समान संतति को जो उत्पन्न करता है, यह क्रिया विधि क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, ठीक है। जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जनन हमने बताया था कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला हमने बताया था अलैंगिक जनन। क्या बताया था? अलैंगिक जनन होता है। और दूसरा भैया हमारा होता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। बात समझ में आई दोस्तों? इसको आप लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन में था कि किसी एक जनक के द्वारा, मतलब चाहे वह मादा जनक हो चाहे नर जनक हो, सिर्फ एक का यहाँ पे चाहिए, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में दोनों जनक चाहिए, मतलब नर और मादा दोनों चाहिए। ये आपका मादा जनक, ये आपका नर जनक, यहाँ दोनों चाहिए, ठीक है। ये ऐड करके अब इसमें क्या है? आइदर फीमेल आ मेल, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें कोई एक चाहिए, इसमें दोनों चाहिए, ठीक है। तो जो आपका अलैंगिक जनन था, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो बनने वाले संतत कोशिका थी या संतत जीवधारी जो बनता था, वह कैसा होता था? क्लोन होता था। किसका क्लोन होता था? अपने जनक का क्लोन होता था, ठीक है। और लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो बनेगा वह क्या होगा? 50% कैरेक्टर इसका बियर करेगा, मतलब फीमेल का, और 50% किसका बियर करेगा? मेल का। मतलब इसमें क्या होता था कि
कोशिका विभाजन होता था, ठीक है। कोशिका विभाजन के द्वारा आपके युग्मक का निर्माण होता था, जिसे नर युग्मक का आप बोलते थे और मादा युग्मक बोलते थे, ठीक है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता था। उसके थ्रू जो प्रक्रिया होती थी उसमें जो 50% कैरेक्टर जो आते थे कहां से, फीमेल से, 50% कहां से आते थे, मेल से आते थे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब जो संतति कोशिका होगा दोनों के आधे आधे कैरेक्टर को बियर करेगा, ठीक। लेकिन जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जन्म के फलस्वरूप जो बनता था संतति, वह कैसा होता था, एकदम अपने पैरेंट संतति के समान होता था। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कई जैसे प्रकार होते हैं, जिसमें आपका था द्विविभाजन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कायिक प्रवर्धन, बहुत सारे आपके टाइप 4-5 टाइप का आपने पढ़ा था, बीजाणु जनन, ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपने जो है कई प्रकार पढ़ा था अलैंगिक जनन में। हम लोग लैंगिक जनन की बात किए। इसके बाद लैंगिक जनन में हमने बताया कि मेल और फीमेल जो होंगे पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे, मतलब नर और मादा दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसमें डिवीजन होगा, तब एक नए संतति कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है, एक नए संतति का निर्माण होगा। तो उसके फलस्वरूप जो बनता था उसको हम बोलते थे लैंगिक जनन। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा। जो पुष्पी पौधे थे उसमें जो लैंगिक जनन होगा उसमें हमने कहा कि उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तीनों पार्ट भैया कौन कौन से थे? पहला हमने कहा था कि निषेचन पूर्व संरचनाएं व घटनाएं, निषेचन पूर्व संरचना व घटना, ठीक है, यह हमने पहला लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था निषेचन को। दूसरा हमने किसको पढ़ा? निषेचन को। इसको भी आप पढ़ चुके हैं। तीसरा आपका है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च संरचना व घटना, संरचना व घटना। बात समझ में आई? इसका मतलब जैसे आपका लैंगिक जनन 2 चैप्टर में डिवाइड किया। एक है पुष्पी पौधों में, किसमें है? पुष्पी पौधों में, ठीक है। और दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मानव जनन। क्या है? मानव जनन। बात समझ में आई? तो जो निषेचन पूर्व संरचनाएं व घटनाएं हैं आपने यहाँ पे पढ़ा था क्या क्या? लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ा था? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। इसके बाद पढ़ा था आपने दीर्घ बीजाणु जनन, दीर्घ बीजाणु जनन, दीर्घ बीजाणु जनन पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ क्या पढ़ा था? परागण पढ़ा था, ठीक है, परागण पढ़ा था। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? निषेचन पढ़ा। निषेचन में आपने क्या पढ़ा? द्विनिषेचन पढ़ा। क्या पढ़ा? द्विनिषेचन पढ़ा, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? निषेचन पश्च संरचना व घटना पढ़ना है। इसमें भैया आपको 3-4 पार्ट मेजर है। पहला है भ्रूणपोष। पहला क्या है? भ्रूणपोष, ठीक है। दूसरा आपका है भ्रूण। दूसरा क्या आपका? भ्रूण। तीसरा आपका है मेजर बीज। और चौथा आपका है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जिसका मतलब इसका अर्थ होता है जिसका बहुबीजाणुता, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब यह हो गया जिसको आप लोग क्या बोलते थे? असंग जनन, ठीक है। और इसमें आप लोग पॉलीइंद्रियानी भी पढ़ते हैं, ठीक है। असंग जनन, असंग जनन, ठीक है। और बहुभ्रूणता भी इसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर का अंत करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले पढ़ा लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से
लघु बीजाणु अर्थात नर युग्मक, ठीक है, जिसको आप बोलते थे परागकण का निर्माण होता है, ठीक है, क्या बोलते थे, परागकण का निर्माण, मतलब लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता था, ठीक है। और इसके बाद आपने पढ़ा दीर्घ बीजाणु जनन। दीर्घ बीजाणु जनन का क्या मतलब था? दीर्घ बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा दीर्घ बीजाणु अर्थात जिसको आप बोलते थे अंड कोशिका, ठीक है, क्या बोलते थे, अंड कोशिका, अर्थात दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से दीर्घ बीजाणु कोशिका अर्थात अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण होता था, उसको आप बोलते थे दीर्घ बीजाणु जनन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग पढ़े थे परागण, तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर, 7 कोशिका 8 केंद्रक का आपने एक अध्ययन किया था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने परागण पढ़ा था। परागण में आप लोगों ने देखा था कि जो है 2 प्रकार से होते थे, एक होते थे जैविक कारक। परागण क्या है? परागण का मतलब दोस्तों यह होता है जैसे जो आपका लघु बीजाणु बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब जो नर युग्मक बना हुआ है वह भी नहीं चल सकता, तथा जो आपका दीर्घ बीजाणु बना हुआ है अर्थात जो मादा युग्मक है वह भी नहीं चल सकता। तो जब यह नहीं चल सकता तो आपके नर युग्मक का मादा युग्मक के मादा जो पुष्प होगा उसके मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहां से कहां तक? जो नर युग्मक होगा उसका पुष्प के मादा जननांग मतलब किस पर? वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। 2 कारकों के थ्रू होता था। कौन कौन से कारक होते थे? एक जैविक कारक होता था, एक अजैविक कारक होता था। जैविक कारक में से आपने बात किया था पक्षियों की, चमगादड़ की, कीट की, मधुमक्खी की, ठीक है, इन सबके थ्रू पॉलिनेशन या परागण होता था, ठीक है, जिसको आप जैविक मतलब जो जीवित जानवरों या जंतुओं या पक्षियों या कीटों के द्वारा किया जाता था। अच्छा, दूसरा होता था अजैविक कारक के थ्रू। इसका मतलब उसमें हो गया आपका एक तो जल, तो था दूसरा वायु। तो वायु जो होता था अजैविक का मैक्सिमम हिस्सा, ठीक है, किसके द्वारा होता था? वायु के थ्रू परागण होता था। जल के द्वारा सिर्फ 30 या 40 प्रजातियों में ही जो परागण होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके ऐसे पुष्प जो बहुत कलरफुल रहते थे उसमें मकरंद अथवा जो है जो फूलों का जो रस होता था वह ज्यादा होता था, तो उसको जो है शक करने के लिए उस पे अट्रैक्ट होने करके भौरे आपके, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह बहुत आते थे, तो वहां पे जो है जैविक परागण होता था। लेकिन जो अट्रैक्टिव फ्लावर नहीं होता, मतलब आकर्षक फ्लावर नहीं होता, आकर्षक फूल नहीं होता, उसमें क्या होता है कि अजैविक कारकों के थ्रू जो है परागण होता था। बात समझ में? इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द्विनिषेचन, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन। हमने बताया था कि यह प्रक्रिया जो है नवासिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 के आसपास इसकी खोज की थी, डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि जब एक ही भ्रूणकोश में, ठीक है, 2 बार संलयन हो। 2 बार संलयन का मतलब कि 2 बार जो है आपस में चीजें मिले तो उसको बोलते थे दोहरा निषेचन, ठीक है। उसमें क्या होता था, आपने देखा था कि एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास था जिसमें यहाँ पे क्या था, प्रतिमुखी कोशिका थी, ठीक है, बीच में आपका क्या था, द्वितीयक केंद्रक था, और यहाँ पे आपका जो है 2 सहायक कोशिका थी, और बीच में एक जो आपकी अंड कोशिका थी, और यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब आता था या पराग नलिका आता था। पराग नलिका में जो है एक जो है आपके परागकण में 2 नर युग्मक होते थे, वह दोनों में से एक जो जाकर के आपके अंड कोशिका से जो संलयन कर लेता था, तथा जो दूसरा वाला था वह दूसरा वाला जाकर के कहां, आपके द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता था, ठीक है। दूसरा वाला नर युग्मक कहां, इस द्वितीयक केंद्रक से जाकर के संलयित हो जाता था। तो जो आपका अंड कोशिका से नर युग्मक मिलता था वह बनाता था क्या, भ्रूण बनाता था। क्या बनाता था? भ्रूण बनाता था। और जो आपका द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक मिलता था वह क्या बनाता था, वह बनाता था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यह क्या होता था,
त्रिगुणित होता था, ठीक है, तो त्रिगुणित होता था, या इसको हम बोलते थे 3n, ठीक है, क्योंकि आपका द्वितीय केंद्र कैसा था, 2n था, और ये n था, मिल गया तो 3n, ठीक, तो त्रिगुणित होता था। इसको, इस प्रक्रिया को आप त्रिसंलयन भी बोलते हैं, ठीक है, त्रिसंलयन। और यह प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता था, या प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका जो होती थी बार बार विभाजन करती थी विकास करने के लिए। जब विभाजन करती थी तो विभाजित करके प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक का निर्माण करती थी, ठीक है। तो वहां पे विभिन्न सारे जो आपके स्ट्रक्चर देखे थे। आप प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक को बोलते हैं पीईएन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीईएन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि हमारा द्विनिषेचन होता था, क्योंकि एक ही भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है, एक ही भ्रूण कोश के अंदर दो बार निषेचन हो रहा है, पहला यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, इसलिए इसको हम बोलते थे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। इसको सर्वप्रथम 1898 के आसपास नवासिन नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च संरचना व घटना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है, भ्रूण कोश होता है एक, ठीक है। पहला है आपका निषेचन पश्च संरचना व घटना, मतलब निषेचन पश्च, पश्च मतलब बाद में, निषेचन के बाद। आपने निषेचन तक की प्रक्रिया पढ़ ली, अब आपका निषेचन पश्च संरचना, तो उसमें आपकी कौन कौन सी संरचना, कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो पहला है आपका भ्रूण कोश, ठीक है, इसको आप बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो भ्रूण कोश का जो भ्रूण कोश का जो है विकास होगा, क्या होगा, भ्रूण कोश का विकास भ्रूण विकास के साथ साथ होता है, ठीक है, भ्रूण विकास के रूप में होता है, या भ्रूण विकास के साथ साथ होता है, किसका, भ्रूण कोश का विकास, ठीक है। अच्छा, जो आपका भ्रूण कोश होता है यह क्या करता है, लगातार डिवीजन करता है। जब डिवीजन करेगा तो भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। जो भ्रूण कोश कोशिका रहे, सॉरी ऊतक होगा इसके बाद, ठीक है भाई, कोशिका बना, कोशिका से ऊतक बन गया। जब ऊतक बन जाएगा तो वह आपका जो भ्रूण होगा उस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण का कार्य करेगा, उस भ्रूण के क्या करेगा, पोषण का कार्य करेगा। बात समझ में आई? तो आपका जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक था यह क्या होता है, त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित होकर के फिर यह अपना विकास करता है। तो विकास करने के दौरान जो है प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका जो होती है वह क्या करती है, डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के भ्रूण, प्राथमिक भ्रूण कोश ऊतक का निर्माण करती है। वही ऊतक हमारा जो भ्रूण है, भ्रूण के विकास में सहायक होता है। हमने पिछले उसमें बताया था कि जो आपका प्रतिमुखी कोशिका है और आपकी जो ये सहायक कोशिका है, यह सब क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है अथवा नष्ट हो जाती है, झड़ जाती है। बात समझ में आई? इतना चीजें हमने आपको बताया था। तो आपका जो भ्रूण कोश होगा, ठीक है, हमने बताया कि भ्रूण कोश का जो विकास होगा भ्रूण के विकास के साथ साथ चलता रहता है, पैरेलल चलता रहता है, उसी के रूप में होता है। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे भ्रूण का जो है विकास होता है वैसे वैसे भ्रूण कोश पोषित जो होता है, ठीक है, वो भ्रूण को पोषित करने का कार्य करता है। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या होता है, जो हमारा भ्रूण कोश होता है वह जो है दो टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, दो टाइप का। परिपक्व होने से पहले भ्रूण कोश होता है पूरी तरीके से विकासशील भ्रूण द्वारा। किसके द्वारा, विकासशील भ्रूण के द्वारा, ठीक है, उपयोग कर लिया जाता है। जो ये हमारा भ्रूण कोश है, ठीक है, यह विकासशील भ्रूण के द्वारा परिपक्व होने से पहले क्या कर लिया था, या तो पूरी तरीके से उपयोग कर लिया जाएगा। अगर उपयोग कर लिया गया तो उसका एग्जाम्पल होगा, ऐसे कौन से हैं, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल होगा जैसे आपका है चना, क्या है, चना है, जैसे आपका क्या है, सेम है, ठीक है, यह सब आपके एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बीज के परिपक्व होने से पहले ही, ठीक है, बीज जब जो हमारा बीज बनेगा, बीज के परिपक्व होने से पहले ही जो हमारा जो विकासशील भ्रूण है, इसके द्वारा इस भ्रूण कोश का पूरा पूरा उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब भ्रूण कोश 100% उपयोग हो गया। उसका एग्जाम्पल आपका चना और सेम है,
ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप बीज का क्या कर रहे हैं, परिपक्व होने से पहले ही, बीज के परिपक्व होने से पहले ही विकासशील भ्रूण के द्वारा भ्रूण कोश का पूरा अगर इस्तेमाल ना किया जाए या पूरा उपयोग ना कर पाए, जैसे उसका एग्जांपल आपका है अरंडी, क्या है, अरंडी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका नारियल, नारियल, ठीक है। तो अरंडी और नारियल में क्या होता है, आपके बीज का परिपक्व होने से पहले ही क्या होता है, जो विकसित भ्रूण होता है या विकासशील भ्रूण होता है, इसके द्वारा पूरे भ्रूण कोश का उपयोग नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन चना और सेम की कंडीशन में आप देखेंगे कि जो बीज के परिपक्व होने से पहले जो आपका विकासशील भ्रूण है उसके द्वारा इस भ्रूण कोश का पूरा प्रयोग या उपयोग क्या है, कर लिया जाता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से जो है आपके दो टाइप हो गए, ठीक। अगला है इसमें जो है, इससे जो जब ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो बचा हुआ भ्रूण कोश है उसका प्रयोग करते हैं जब हमारे बीजों में अंकुरण होता है। बीज जैसे हमारा ये है कोई, ठीक है, तो इसमें अंकुरण होगा भैया, जब इसको खेतों में डाला जाता है तो मूलांकुर और प्रांकुर, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, मूलांकुर। मूलांकुर का मतलब जो है आपका जड़ बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, ठीक है, रेडिकल, ठीक। और प्रांकुर का मतलब जिससे आपका तना बनेगा बाद में डेवलप करके, ठीक है, इसका निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो बीज जो हमारा बचा हुआ भ्रूण कोश है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, जब बीज का जो है अंकुरण होता है। कौन, अरंडी और नारियल। बात समझ में आई? चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे भ्रूण। इसका अगला पार्ट जो है, जैसे भ्रूण कोश आपका हो गया तो इसके बाद वाला पार्ट क्या है, भ्रूण। इसके बाद वाला पार्ट क्या है, भ्रूण। चलिए देखते हैं कि भ्रूण क्या है, कैसे है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपकी अंड कोशिका थी, अंड कोशिका क्या की, जब आपके नर युग्मक से मिली, एक नर युग्मक से मिली तो उसने बनाया क्या, युग्मनज, ठीक है, क्या बनाया, युग्मनज। और इसके बाद फिर क्या बन गया, भ्रूण, ठीक है। अब अगला आपका क्या है, भ्रूण, ठीक, या इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी अंड कोशिका है, यह अंड कोशिका भ्रूण से, सॉरी, नर युग्मक, एक नर युग्मक से मिलकर करके क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, ठीक है। तो भ्रूण कोश या भ्रूण पुटिका के बीजांडों से, कैसे, बीजांड द्वारी जो सिरे होते हैं, हेड होते हैं, उससे क्या होते हैं, पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है, ठीक है। तब युग्मनज क्या करता है, विभाजित होता है। युग्मनज क्या करेगा, विभाजित होगा, भाई इसमें डिवीजन होगा, ठीक है, युग्मनज में क्या होगा, डिवीजन होगा, विभाजन होगा, ठीक है। तब कुछ निश्चित सीमा तक जो है, तब तक जब तक इसका जो युग्मनज होगा विभाजित होगा, तब तक कुछ एक निश्चित सीमा तक भ्रूण कोश जो होगा वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। भ्रूण कोश क्या हो जाएगा, तब तक एक निश्चित सीमा तक क्या आपका भ्रूण कोश जो है वो क्या हो जाएगा, विकसित होगा, ठीक है। तो मतलब जब तक युग्मनज का जो विभाजन होगा, जब तक इसका विभाजन होगा तब तक आपका जो भ्रूण कोश है एक सर्टेन सीमा तक, लिमिट तक जो है क्या हो जाएगा, यह विकसित हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बात फिर इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक अनुकूलन होता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। तो यही भ्रूण कोश के द्वारा जो आपका युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज जो है वह युग्मनज जो है जब आपका ये क्या होगा, विकसित होगा, ठीक है, युग्मनज डिवाइड करेगा तो बनाएगा क्या, ठीक, भ्रूण। अब यही जो है आपका क्या करेगा, यह भ्रूण कोश इसी को क्या करेगा, पोषित करने का कार्य करेगा। क्या करेगा, पोषित करने का कार्य करेगा। बात समझ में आई? तो इसको जो है पोषित करने का कार्य कर रहा है, ठीक। अच्छा, एक अन्य चीज होती है, ठीक है, एक अन्य बात भी होती है इसमें, क्या, जब हमारा जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण,
तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब निषेचन हो गया, तो हमारा जो भ्रूण है, ठीक है, वह क्या कर जाएगा भाई, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ग्रोथ करेगा, विकास विकसित होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, विकसित होगा। तो इसके बाद जो है हमारा जो एक ओवरी होता है, एक ओव्यूल होता है, एक ओवरी या अंडाशय जिसको आप बोलते हैं, ओवरी या अंडाशय। अंडाशय क्या करता है भैया, यह अंडाशय निषेचन के बाद बदल जाता है किसमें, फल में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आपका जो दूसरा है ओव्यूल, ओव्यूल जिसे आप बोलते हैं बीजांड, क्या बोलते हैं, बीजांड, या बीजांड किसमें बदल जाता है निषेचन के बाद, बीज में, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, बीज में। और जो ओवरी की दीवार होती है, मतलब अंडाशय की जो दीवार होती है, उसी से आपकी फल की दीवार बनती है। फल की दीवार का मतलब फल का छिलका, छिलका का मतलब उसको आप कह सकते हैं फल भित्ति, क्या बोल सकते हैं, फल भित्ति बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके अंडाशय की दीवार होगी वह बदल जाएगी किसमें, फल भित्ति में। कब, निषेचन के बाद की प्रावस्था में, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ओव्यूल क्या बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। तो अगला आपका जो है पार्ट है वह क्या है, बीज है। जैसे आपने भ्रूणपोष पढ़ लिया, फिर भ्रूण पढ़ लिया, भ्रूण के बाद अगला क्या है आपका, भ्रूण के बाद अगला क्या है, बीज है, ठीक है। चलिए हम लोग बीज देखते हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, ये चैप्टर खत्म हो रहा है। आप लोग कृपया करके पूरे वीडियो को एक साथ करके देखिएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे इस पूरे चैप्टर का वीडियो एक जगह पर आपको मिल जाएगा, और पूरा वीडियो आप एक बार क्रम से देखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले तीसरा देख लिया फिर पहला देख रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले वीडियो से लेकर के आप कंटिन्यू में देखेंगे, ठीक है। तो आपको यह चैप्टर उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि हमने बताया द्विनिषेचन, लघु बीजाणुजनन तथा दीर्घ बीजाणुजनन, इसमें से एक क्वेश्चन का आना आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है, डेफिनेट है कि यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और हम लोगों का मेहनत तभी सार्थक हो सकता है जब आप लोग हमारे साथ साथ मेहनत करें, ठीक है। तो अगला हमारा पार्ट है क्या, बीज, क्या है, बीज, इसको आप बोलते हैं सीड, ठीक है। तो जो हमारा निषेचन होता है, यह निषेचन का जो है सबसे क्या है, लास्ट स्टेप है, ठीक है। मतलब यह लैंगिक जनन का, या लैंगिक जनन का क्या है, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है, अंतिम परिणाम है, क्या है, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम का मतलब सबसे लास्ट में जो बनेगा लैंगिक जनन के फलस्वरूप, वह क्या होगा, आपका बीज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। इस बीज को क्या होता है, एक निषेचित बीजांड के रूप में, निषेचित बीजांड। अभी हमने आपको इसके जस्ट पहले बताया, निषेचित बीजांड के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। एनसीईआरटी लिखती है इसको निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। निषेचित बीजांड के रूप में। अब भैया इसका मतलब हो गया कि जब आपका बीजांड है या ओव्यूल जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, वह निषेचित हो गया, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इसी सीड में कन्वर्ट हो जाएगा या बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आपका जो है बीज में कन्वर्ट हो जाता है कौन, जब आपका जो बीजांड होता है वह कैसा हो जाए, निषेचित हो जाए, ठीक है। तो इसको एक बीज में विशेष मुख्य रूप से क्या होता है, बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है तथा एक भ्रूण अक्ष होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, बीज आवरण, फिर बीज पत्र, बीज पत्र तथा जो है एक अखुआ जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अखुआ, क्या बोलते हैं,
अखुआ बोला जाता है, ठीक है। तो वह जो है ये 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको अखुआ या भ्रूण अक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भ्रूण अक्ष, ठीक है। तो यह 3 मुख्य पार्ट होते हैं। बीज आवरण क्या करता है, जैसे ये हमारा कोई बीज है, ठीक है, तो उसके बाहर एक जो है कवरिंग होती है जो इस बीज को प्रोटेक्शन करने का कार्य करती है। जब हम इसको जमीन में बोते हैं, जमीन में डालते हैं, जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका जो बीज आवरण है वो क्या कर जाता है? ओपन हो जाता है या खुल जाता है, ठीक है, हट जाता है। उसके बाद, ठीक है, एक पार्ट होता है जिसको आप बीज पत्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बीज पत्र, जिसको आप कार्टिलीडन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने चना देखा होगा। क्या देखा है? चना देखा होगा, ठीक है, चना देखा होगा। तो चना क्या होता है दोस्तों? ऐसे यहाँ पे एक जो है छिद्र होता है, ठीक है, और ऐसे होता है। यह बाहरी आवरण आपका क्या हो गया? बीज आवरण हो गया। क्या हो गया? बीज आवरण हो गया। इसके बाद अगर बीज आवरण को आप निकाल देंगे, जब चने को आप छीलेंगे, थोड़ा सा भिगो दीजिए, ठीक है, 4 घंटे भिगोने के बाद आप जब उसको निकालेंगे तो बड़े ही आसानी के साथ जो एक गाढ़ा कलर का जो ऊपर एक कवरिंग रहती है, कोट रहती है, लेयर रहती है, उसको आप हटा सकते हैं। तो उसको जब आप हटाएंगे तो जो बचेगा उसको आप बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र, ठीक है। इसी प्रकार से आप गेहूं वगैरह ले लीजिए, उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बीज पत्र आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका होगा अखुआ या भ्रूण अक्ष, ठीक है। तो यह 3 मेजर पार्ट किसके हैं? आपके बीज के हैं, ठीक है। 3 मुख्य भाग किसके हैं? बीज के हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसी बीज, इसमें जो आपका जो फल बनेगा, इसी फल के भीतर जो है एक उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। बीज में जो फल मतलब जो होता है उसी के अंदर जो होता है क्या? एक उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, एक उभरा हुआ। भैया जो फल का उभरा हुआ भाग है उसी में आपका जो है आहार जो होता है वो क्या होता है? संचित होता है, ठीक है। इसी में इसका क्या होता है? आहार संचित होता है, ठीक है। एक तो होता है एल्ब्यूमिन युक्त होता है, एक एल्ब्यूमिन मुक्त होता है। बात समझ में आई? तो आहार कैसा होगा? एक एल्ब्यूमिन युक्त होगा, एक एल्ब्यूमिन मुक्त होगा। तो एल्ब्यूमिन युक्त वाले बीज में भ्रूणपोष कुछ भाग शेष रह जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन युक्त एक होता है, एल्ब्यूमिन युक्त एक होता है एल्ब्यूमिन मुक्त, ठीक है। कैसे कैसे 2 होते हैं? एल्ब्यूमिन युक्त और एल्ब्यूमिन मुक्त। एल्ब्यूमिन युक्त और दूसरा क्या होता है? एल्ब्यूमिन मुक्त, ठीक है। बात समझ में? तो आपका बीज जो होगा 2 टाइप से, एक होगा एल्ब्यूमिन युक्त और दूसरा क्या होगा? एल्ब्यूमिन मुक्त। तो जो गैर एल्ब्यूमिन है, ठीक है, जो गैर एल्ब्यूमिन मतलब एल्ब्यूमिन मुक्त है, ठीक है, उसमें कैसा होता है? एल्ब्यूमिन मुक्त वाले में क्या होता है भैया? जो आपका भ्रूणपोष जो होता है, अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। मतलब जो आप बता रहे थे कि जो स्टोर रहता है फूला हुआ भाग, वह जो है इसमें नहीं होता। अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। क्या होता है? अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। भ्रूणपोष एब्सेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? अवशिष्ट भ्रूणपोष, अवशिष्ट भ्रूणपोष क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? तो जो हमें अभी फूले हुए भाग की बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि 2 प्रकार का, एक एल्ब्यूमिन युक्त, एक एल्ब्यूमिन मुक्त। एल्ब्यूमिन मुक्त वाले में भ्रूण अवशिष्ट भ्रूणपोष एब्सेंट होता है, दूसरे वाले में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले का जिसमें आप कह रहे हैं जो मुक्त होता है, ठीक है, तो वह क्या होता है? मटर और मूंगफली। इसका एग्जांपल क्या है? मटर और मूंगफली है। इसका एग्जांपल क्या है? मटर और मूंगफली। इसका एग्जांपल क्या है? आपका अरंडी है, ठीक है।
अब इसमें क्यों एल्ब्यूमिन मुक्त होता है और क्यों एल्ब्यूमिन युक्त होता है? तो इसमें जो भी भ्रूण कोष होता है उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। इसका क्या 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 कर लिया जाता है? पूरा पूरा उपयोग कर लिया जाता है। कब उपयोग कर लिया जाता है? जब आपके भ्रूण कोष का विकास हो रहा, जब आपका भ्रूण बन रहा था, भ्रूण के विकास के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान, विकास के समय, ठीक है, पूरा उपयोग किया जाता है, पूरा उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन मुक्त। अच्छा, पूरा उपयोग ना किया जाए, पूरा उपयोग ना हो तो उसको कहे जाएंगे एल्ब्यूमिन युक्त, ठीक है। भ्रूण के विकास के समय पूरा उपयोग ना हो तो एल्ब्यूमिन युक्त, और पूरा अगर उपयोग हो जाए तो एल्ब्यूमिन मुक्त, ठीक है, या गैर एल्ब्यूमिन इसको बोला जाता है। इसका एग्जांपल आपका गैर एल्ब्यूमिन वाले का है मटर और मूंगफली, एल्ब्यूमिन युक्त वाले का आपका एग्जांपल क्या है? अरंडी, ठीक है। तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको अब तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला हमारा है, जैसे हम अभी अभी आपको बताए हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, एक सेकंड, अभी अभी हमने आपको एक चीज बताई है कि जो हमारा बीज और फल का निर्माण कैसे हो रहा था। निषेचन के बाद किससे हमारा जो है बीज का निर्माण हो रहा था, किससे हमारे फल का निर्माण हो रहा था। अभी अभी हमने आपको बताया था क्या क्या चीजें हैं भैया। जो हमारा अभी बताया कि जो बीजांड था, क्या था? बीजांड था, इससे क्या बन रहा था आपका? बीज बन रहा था, अभी हमने बताया था, ठीक है। और आपका जो अंडाशय था, अंडाशय, अंडाशय से क्या बन रहा था? फल बन रहा था, ठीक है। तो भैया जब इसका निर्माण होता है, ठीक है, अंडाशय जब आपका विकसित करता है, निषेचन हो जाता है, तो उसमें जब फल बनता है तो जो इसके पुष्प के अन्य सहाय भाग होते हैं वह नष्ट कर जाते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब यह झड़ते नहीं है, तो उसमें पुष्पासन बचा रहता है। क्या होता है? पुष्पासन बचा रहता है। और कभी कभी क्या होता है, इसी पुष्पासन से ही आपके फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और अगर बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक जनित फल। क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल कहा जाता है भैया, ठीक है। इसका मतलब आपका जो पुष्पासन है उसी पुष्पासन से, ठीक है, उसी पुष्पासन से आपका क्या हो जाए? फल का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या क्या कहते हैं? जैसे हमने बताया कि बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल बोला जाता है। बात समझ में आई? अनिषेक जनित का मतलब यह क्या हो गया? अनिषेक, और इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन बोला जाता है, अनिषेक जनन बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। और इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है लैंगिक जनन का पार्ट नहीं है, या किसका पार्ट है? अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का भाग हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है आपका है वो क्या है? केला। इसका एग्जाम्पल क्या है? केला। और अलैंगिक जनन के फल मतलब अनिषेक जनन के फलस्वरूप जो भी आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, जो भी आपका फल का फॉर्मेशन होगा,
उसमें सीड नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब बीज नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा बीज टोटली, ठीक है। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपका है जो आपके अभी हमने बताया कि कुछ में जो है क्या है, अनिषेक फल जनन के थ्रू जो है पुष्पासन से ही फल का निर्माण हो जा रहा है। अच्छा, तो उसको आप प्रक्रिया को बोलेंगे अनिषेक जनित, जो आपका फल होगा उसको बोलेंगे अनिषेक जनित फल, और प्रक्रिया बोली जाएगी अनिषेक जनन। बात समझ में आई? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज अभी हमने बताया कि फल जो अंडाशय से होगा विकसित, फल कैसा होगा, अंडाशय से विकसित होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक फल। क्या बोलते हैं? वास्तविक फल, वास्तविक फल, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं यथार्थ फल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यथार्थ फल अथवा वास्तविक फल अथवा ट्रू फ्रूट अथवा रियल फ्रूट, ठीक है। वास्तविक फल अथवा यथार्थ फल अथवा ट्रू फ्रूट, ठीक है, अथवा रियल फ्रूट, इसको बोला जाता है जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है। अच्छा, जिसका निर्माण क्या होता है? पुष्पासन से हो जाता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया पुष्पासन से भी तो फल बनता है, तो जिसका निर्माण पुष्पासन से होगा उसको क्या बोल रहे हैं? मिथ्या या कूटफल, या इसको हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल है वह आपका है सेब, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आप लोग खूब खाते हैं, देखते हैं, स्ट्रॉबेरी का खूब स्वाद लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपका है, सेब है, यह सब किसका है? पुष्पासन के द्वारा इसमें फल का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ्या फल या कूट फल बोलते हैं। जबकि अंडाशय के द्वारा जिसमें फल का निर्माण होता है उसको वास्तविक फल अथवा यथार्थ फल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक हमने आपको बता दिया अलैंगिक जनन के द्वारा जो है आपका क्या, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, या पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको अनिषेक जनित फल कहा जाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए। आपका एग्जांपल दिया हमने क्या है? केला का। दोस्तों, हमारा देश जो है, हमारे देश में बहुत सारे संकर प्रजाति के जो है पौधे लगाए जाते हैं, जिससे हम फल या फूल जो भी प्राप्त करना होता है, फल या सीड जो भी मिलता है हम प्राप्त करते हैं। जैसे गेहूं, धान, गन्ना, चना, मटर, जो भी आप सरसों बोते हैं ना, इस सब का सब मैक्सिमम ऑफ हाइब्रिड या संकर बोते हैं। हाइब्रिड या संकर का एक खराब बात क्या है, एक जो दुर्गुण है वो क्या है कि किसान हर साल इसके बीज को जाकर के दुकान से खरीदता है। ये नहीं है कि जो अब की साल अपने खेतों में बोया है उसका जो फल मिला है, उसका जो बीज मिला है उसको अगले सीजन में बो, ऐसा नहीं हो पाता। अगर ऐसा कर देगा तो फिर जो ये संकर प्रजाति के जो पौधे आपने बोए हैं उसमें क्या हो जाएगा, वो अपने पूर्व वाले लक्षणों को प्राप्त कर लेगा और पता लगेगा कि कोई में बौना हो गया, कोई जो है मोटा हो गया, पता लगा फल कम लगा, जो बौना हो गया उसमें फल ज्यादा लगा, पेड़ गिर गया, तो नुकसान आपका ही हुआ। इसका मतलब तो हम अनिषेक जनन के द्वारा, हमारे जो साइंटिस्ट हैं इसी अनिषेक जनन पे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से करके हम अनिषेक जनन के द्वारा संकर पौधों का विकास कर सके और हमें जो प्रोडक्शन हो ढेर सारा हो, और उसी के सीड को हम क्या कर सके, बार बार, या मतलब उसी से जो हम बार बार अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, बार बार उसी को यूज कर सके। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब है आपका असंग जनन या बहुभ्रूणता। अगला क्या है आपका? असंग जनन अथवा बहुभ्रूणता। आपके इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग, ठीक है, आपके इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है असंग जनन अथवा बहुभ्रूणता, ठीक है। आइए, असंग जनन और बहुभ्रूणता। ठीक है। असंग जनन मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपोमिक्सिस,
एपोमिक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं पॉली इम्ब्रियानी। पॉली का मतलब ढेर सारे, इम्ब्रियानी का मतलब, ठीक है, भ्रूण से है। ठीक, तो पॉली इम्ब्रियानी इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे जो हमने बताया कि सामान्य तौर पर जो बीज है वह आपके निषेचन का अंतिम परिणाम होता है। अभी जस्ट आपको 2 मिनट पहले बताया था, सामान्य तौर पर जो आपका बीज है वह निषेचन का अंतिम परिणाम होता है, लेकिन एस्ट्रेसी फैमिली के और आपके ग्रैमनी या जो आप घासों की फैमिली बोलते हैं, ठीक है, घासों के परिवार के और एस्ट्रेसी परिवार के कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है। ठीक है, बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं आसंग जनन। आसंग जनन में क्या होता है, बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं आसंग जनन। क्या बोलते हैं, आसंग जनन। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका एग्जाम्पल हमने आपको भी बताया कि जो आपका घासों की फैमिली है, ठीक है, घासों की फैमिली तथा एस्ट्रेसी फैमिली की, ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली के कुछ पौधे, सब नहीं भैया, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जो है आपका बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं आसंग जनन। ठीक है, एक जो है आपका दूसरा अगला है पॉली इम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता। ठीक है, इसका मतलब होता है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना। ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना क्या कहलाएगा, पॉली इम्ब्रियानी। एक बीज में अनेक या मतलब एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना या होना। ठीक है, पाया जाना या होना क्या कहलाएगा, पॉली इम्ब्रियानी या बहुभ्रूण। पॉली का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि ढेर सारे, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 1। तो यहाँ पे मोर देन 1 की बात की है तो ढेर सारे मतलब एक से ज्यादा। एम्ब्रियोनिक का मतलब एम्ब्रियो से है, मतलब बहुभ्रूणता इसको बोलते हैं। तो एक बीज में एक से अधिक जब होंगे या अनेक भ्रूण का जो है उपस्थिति होगी तो उसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है दोस्तों, तो यह सब रहा आपका आसंग जनन व बहुभ्रूणता। अभी हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, भ्रूण कोष पढ़ा है, भ्रूण पढ़ा है, बीज पढ़ा है, आसंग जनन पढ़ा है और बहुभ्रूणता पढ़ा है। ठीक है, इसके पहले ये सारी की सारी ये जो भी पांचों घटनाएं हमने बताया ये क्या है, निषेचन पश्च घटनाएं व संरचनाएं हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, इसके पहले निषेचन में पढ़ा था द्विनिषेचन आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, नवासिन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। त्रिसंलयित होता था, त्रिगुणित होता था, तो एक प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बनता था। ठीक है, उसको PEN बोला जाता था, शॉर्ट में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता था, त्रिगुणित होता था। तथा एक और बनता था जिसको आप भ्रूण कहते थे, जिसमें अंड कोशिका पहले नर युग्मक से आपका संलयित होती थी। जबकि जो आपका प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है वह कैसे बनता है, आपका द्वितीय केंद्रक रहता है, वह एक नर युग्मक से संलयित हो जाता है। यह प्रक्रिया एक ही भ्रूण कोश में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन बोला जाता है। अच्छा, निषेचन पूर्व घटना में आपने क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु अथवा नर युग्मक अथवा जो परागकण का निर्माण। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा था दीर्घ बीजाणु जनन। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा दीर्घ बीजाणु अथवा
अंड कोशिका का निर्माण आपने कहा था, उसको क्या कहा था, दीर्घ बीजाणुजनन कहा था। इसी प्रकार से आपने उसके बाद पढ़ा था परागण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज दोस्तों एक काम करिएगा, पूरे वीडियो को लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर लास्ट तक का वीडियो आप लोग एक साथ बैठ करके देखिएगा, तब आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आया वह कृपया करके यह काम जरूर करेगा कि लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट लेक्चर तक का वीडियो एक साथ बैठ करके देखें, ठीक है, बिना ब्रेक किए हुए। और जिनको समझ में आया है उनको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा हुआ है। वो हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद आप में जो कमियां रह जाती हैं, जो चीज नहीं समझ में आती है, आप कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उन कमियों को दूर कर सकूं। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं। भैया इसको प्लीज एक बार जो आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा, यदि आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ दोस्तों को जो है अगर कुछ समस्याएं होंगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बाकी आप हमारे शुभम क्लासेस के ऐप को भी जो है जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारा एक जो प्रोग्राम चलता है टॉप 100 बैच के लिए, ठीक है, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। जो भी उसके जो है टर्म एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। और यह गारंटी मेरी रही, मैं ये गारंटी लेता हूं, ठीक है, आपके सामने, यदि आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, 90% नंबर तक गेन कराने का दावा रखता हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ दोस्त हमारे कमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि जो टॉपिक हमने उसी वीडियो में कवर किया है लास्ट तक जाकर के, वह उसी को स्टार्ट में कमेंट करके बोलते हैं सर ये पढ़ा दीजिए, सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। भैया जब आपको वीडियो मिल गया तो आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। अगर तब नहीं समझ में आता फिर कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखा और तुरंत कमेंट कर दिया कि सर जो है वीडियो जो है समझ में नहीं आया, ठीक। और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं वॉइस के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो है कि अब आपको माइक के थ्रू पढ़ाऊं, जिससे क्या हो आपका जो है वॉइस आपको क्लियर मिल सके, ठीक। तो हम लोगों का यह पहला चैप्टर जनन का, जो दूसरा आपके जो अपडेटेड सिलेबस है उसका पहला चैप्टर, वैसे तो ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन समाप्त हुआ। अब आपका अगला चैप्टर है नर जनन, ठीक है, या मानव जनन, ठीक, मानव में लैंगिक जनन, ठीक है। तो हम लोग अगला पढ़ेंगे इसके बाद मानव जनन, ठीक। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।